नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में हुई उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी बैठक। G20 कार्यक्रम की मेजबानी को लेकर चर्चा की गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भी मंथन किया गया है। मुख्यमंत्री धामी सहित सभी सांसद उत्तराखंड के मौजूद रहे। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम 5 सांसद मौजूद रहे और उत्तराखंड के बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। 2024 की तैयारियों के मद्देनजर यह अहम बैठक कल रात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी सहित सभी सांसद मौजूद रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के मंथन किया गया है। तो 2024 की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। पार्टी के प्रभारी दुष्यंत गौतम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर यह बैठक बुलाई गई थी। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। राजीव, ये बहुत बड़ी बैठक और रणनीतिक तौर पर देखें, राजनीतिक तौर पर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक कही जा रही है। 2024 की तैयारियों के मद्देनजर क्या चर्चा हुई, क्या कंक्लूजन निकला? बिल्कुल, देखा जाए तो जो बैठक हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रही है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले जो है भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बीजेपी पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक हुई थी। उस बैठक में एजेंडे तैयार किए गए थे कि राज्यों में कैसे इन्हें लागू किया जाए, जनमानस का विश्वास कैसे जीता जाए। उसी दौरान 2 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके भी नतीजे आ गए। दिल्ली में जो नगर निगम के चुनाव हुए थे वो भी सामने आ गए। तो तमाम जो एटमॉस्फेयर बना है उसको लेकर बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वह काफ़ी चिंतित हैं। लिहाजा देश भर में लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पे वर्चस्व है, एक सीट पे भारतीय जनता पार्टी का फोकस है कि इस बार जो है उसको जीतना है। और भारतीय जनता पार्टी का फार्मूला है कि जो बूथ लेवल पे जो कार्यकर्ता हैं उनको कैसे जागरूक किया जाए, बूथ को कैसे उसमें बूथ लेवल के लोगों को विश्वास में लिया जाए। इसीलिए बीजेपी का स्लोगन भी है, बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो बीजेपी ने इसी क्रम में जो है बैठक की है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उत्तराखंड के वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और लोगों का विश्वास जीतेंगे। केंद्र सरकार की जो योजना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 साल में किस तरह का गुड गवर्नेंस लागू किया और आने वाले समय में कैसे लोगों को फायदा मिला, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास जो दिया गया उसकी बात कीजिए या स्वच्छता अभियान के तहत जो सुलभ शौचालय लोगों को दिया गया उसकी बात कीजिए। तमाम जो डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में जो है जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल राजीव, ये बताइए कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी रहती है, बीजेपी जहां कमजोर होती है वहां जी जान से जुट जाती है और चुनाव के सालों पहले जुट जाती है। बीजेपी तो मजबूत है उत्तराखंड में, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी दोबारा। वहां की जो परंपरागत तौर पर कहा जाता है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, उस रिवाज को तोड़ा बीजेपी ने। वहां के 5 सांसद बीजेपी के हैं, फिर भी बीजेपी उत्तराखंड पर फोकस दिखाई दे रही है। क्या वजह है? देखिए, इस बार विधानसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी है उत्तराखंड में बहुत कुछ नहीं कर पाई, उसके उम्मीदवार नहीं जीत पाए। लेकिन जिस तरह से उसने अपना वहाँ पे ग्राउंड पे जो तैयार किया है कार्यकर्ता, उसको लेकर बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो काफ़ी चिंतित हैं। देखा जाए तो अभी तक उत्तराखंड में केवल बीजेपी और कांग्रेस 2 ही बड़ी पार्टियां हुई थी। 2 जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो मतलब मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाई थी। लेकिन जो विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार वहाँ चुनाव प्रचार किए और जनमानस का भरोसा जीतने में कहीं ना कहीं सफल हुए, भले चुनाव नहीं जीत पाए, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी वहाँ पे खड़ी हो जाती है तीसरे मोर्चे के तौर पे, तीसरे पार्टी के रूप में, तो यह कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुँचा सकती है। हालांकि अभी तक बीजेपी को यही लगा है कि जहाँ भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी है तो अब बीजेपी को फायदा मिला है। लेकिन उत्तराखंड का कुछ ऐसा वो भौगोलिक स्थिति है कि बीजेपी के रणनीतिकार अभी से चिंतित हैं। लिहाजा 5 सीट कैसे जीता जाए इसके लिए लगातार अभी से वो लोग प्रयासरत हैं। जी शुक्रिया राजीव तिवारी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी बैठक बीजेपी की हुई है। दिल्ली में यह बैठक आयोजित की गई है। 5 सांसद, मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम इस मीटिंग में मौजूद रहे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरिद्वार के सिडकुल में अवैध पार्किंग के मामले जुड़ी हुई है बड़ी खबर है। अवैध पार्किंग के मामले में अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। नियम कानून ताक पर रख करके ग्रीन बेल्ट में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। फैक्ट्री मालिकों ने यहां पर ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा कर रखा है।
जिसकी तस्वीरें न्यूज इंडिया ने दिखाई थी, रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन फिर भी इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। फैक्ट्री मालिकों ने ग्रीन एरिया में पार्किंग की व्यवस्था कर रखी है। यहां पर गाड़ियां पार्क की जाती है ग्रीन एरिया में, जो नियम कायदे कानून के खिलाफ है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न्यूज इंडिया ने खबर दिखाई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की गई है। हरिद्वार के सिडकुल इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ग्रीन एरिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की गाड़ियां पार्क की जाती है। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। संजय, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? संजय, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है प्रशासन? क्या मजबूरी है प्रशासन की? ग्रीन एरिया में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, हमने रिपोर्ट भी दिखाई, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? संजय, आपको आवाज मिल रही है? द्वारा खबर दिखाई जा रही है, लेकिन बावजूद उसके जो प्रशासन है कहीं ना कहीं अवैध पार्किंग को हटवाने में नाकाम साबित हो रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले भी खबर दिखाई गई थी और अधिकारियों के संज्ञान में डाला गया था। जो सिडकुल है, सिडकुल में अवैध तरीके से जो कंपनी स्वामी है, उन्होंने ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किया है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे पीछे भी कंपनी और कंपनी में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो कब्जाधारी है अब पूरी तरह यहाँ पर ग्रीन बेल्ट को कब्जाया हुआ है। कहा जा सकता है कि किसी भी तरह की कोई सुनवाई तैयार नहीं है। हालांकि इस संबंध में जब हमारी सिडकुल आरएम से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े लोग हैं, कैसे इनकी पार्किंग को हटवाया जाएगा। तो साफ कहा जा सकता है कि या तो कंपनी स्वामियों का सत्ता से कनेक्शन है या फिर इनकी मनमानी। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से प्रशासन के कहने के बाद यहाँ से पार्किंग को हटाया जाता है और क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। कुंदन, बिल्कुल देखना होगा कि इस पूरे मामले में कब कार्रवाई की जाती है। न्यूज इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद भी प्रशासन इस पूरे मामले में अगर कार्रवाई नहीं कर रहा है तो क्या मजबूरी है प्रशासन की। शुक्रिया आप संजय पुंडीर, आपकी इस खबर पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अंकिता भंडारी की हत्या के बाद सरकार का आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस मामले में आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड की ही नहीं पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। मामले में विपक्ष सरकार को घेरते हुए आरोप लगा रहा है कि सरकार आरोपियों को बचाने में लगी है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विपक्ष को राजनीति न करने की नसीहत दी है। वहीं इस मामले की जांच अधिकारी जीआरपी डीआईजी रेणुका ने कहा है कि एसआईटी द्वारा जांच लगभग पूरी कर ली गई है और 1 हफ्ते में चार्जशीट भी दाखिल कर दी जाएगी। एसआईटी ने इसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया है। अब इसी वीक में हम इसमें चार्जशीट भी फाइल करने वाले हैं। अभी हमने नार्को टेस्ट के लिए भी हमने तीनों अक्यूज्ड के लिए एप्लीकेशन लगाया है। ऐसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हम इन्वेस्टिगेशन में पूरा अच्छा ये क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोशिश किया है। क्या क्या एविडेंसेस हमें मिला है उसको सभी चीज़ों को हमने इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है। एक फ्री एंड एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने प्रयास किया था। तो अभी हमारा 90 डेज़ के अंतर्गत हम चार्जशीट फाइल करना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी हमारा ड्यू डेट आने वाला है। इसी वीक में हम इसमें चार्जशीट फाइल करेंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड पर विपक्ष को राजनीति नहीं करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंकिता भंडारी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रयासरत है, संकल्पित है और इसके लिए सभी प्रयास जारी हैं। गणेश जोशी ने कहा कि विपक्ष इस संवेदनशील मामले पर जिस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, उसे देखकर लगता है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। जांच बिल्कुल सही दिशा में हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभियुक्तों के खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो कार्रवाई की गई है और आगे और कड़ी कार्रवाई तो वो भी की जाएगी, लेकिन अंकिता के हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। अंकिता को न्याय मिलेगा
ये हमारी सरकार का संकल्प है, ये मैं कहना चाहता हूँ। परिजनों की ओर से ऐसी बात नहीं है, कोई बात आप सामने नहीं आई है। हाँ, विपक्ष अपना काम कर रहा है, उसको उस गरीब हमारी बच्ची की उस जो जघन हत्या है उसमें भी राजनीति की रोटी सीख रहा है, वो ठीक नहीं है। ऐसे मौके पर जो है इस प्रकार की जो व्यवहार है ये उचित नहीं है। संजय पंडित हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। संजय, इस पूरे मामले में नार्को टेस्ट की इजाजत भी कोर्ट से ले ली गई है, वो भी टेस्ट होने वाला है। विपक्ष को आखिर आपत्ति क्या है? देखिए कुंदन, लगातार ही अंकिता हत्याकांड के बाद जो विपक्ष है सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। यही वजह है कि अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि इस मामले में राजनीतिक रोटी ना सेके, क्योंकि सरकार अपना काम कर रही है और एसआईटी अपना काम कर रही है। हालांकि इसको लेकर जो उसके परिजन हैं वो भी लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो पूरी तरह सरकार को घेर रहा है और उनका सीधे सीधे यही कहना है कि जो आरोपी है यानी जो अंकिता का हत्यारा है उसका राजनीतिक नाता है, यानी जो उसके पिताजी हैं वो भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं। यही वजह है कि सरकार उसको बचाने का काम कर रही है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि एसआईटी की जांच है और जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल होगी, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो अंकिता के हत्यारे हैं उनको कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जो विपक्ष है यानी विपक्ष कोई भी अपना मौका नहीं छोड़ रहा है। कुंदन, तो विपक्ष इस पूरे मामले में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गणेश जोशी कह रहे हैं कि इस पर आप सियासत मत कीजिए और कटाक्ष भी कर रहे हैं विपक्ष पर कि ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में विपक्ष के हाथ कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा बना करके विपक्ष उछालने की कोशिश कर रहा है। आखिर आपत्ति कांग्रेस की जो है वो ये है कि लोगों को बचाया जा रहा है, आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन आरोपों के पीछे संजय पीछे कोई वजह है क्या? बिल्कुल, जिस तरह से अंकिता के हत्याकांड के बाद से ही उत्तराखंड सरकार जी जोर से कह रही है कि उसे पूरी तरह न्याय मिल पाएगा। हालांकि जो अंकिता के परिजन है उनसे भी समय समय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें पूरी तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है कि जो अंकिता के हत्यारे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि इस मामले में जो आरोपी हैं यानी जो तीनों आरोपी हैं उनके नार्को टेस्ट की भी बात कही जा रही है और इसको लेकर भी जो पुलिस ने अभी कोर्ट को एक पत्र दाखिल किया है और जल्द से जल्द उनका नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। यानी कहा जा सकता है कि अंकिता के हत्यारों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कुंदन, शुक्रिया संजय पंडित इस खबर पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत ने किसानों की मांगों को लेकर हरिद्वार से देहरादून तक पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। किसानों का कर्ज माफ, गन्ने का बकाया भुगतान और गन्ने के रेट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर यहां किसान यात्रा निकाली जाएगी। मांग पूरी नहीं होने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता ने कहा है, अब तक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने किसानों को लूटने का काम किया, इसलिए अब पदयात्रा के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन किया जाएगा। कोई भी सरकारें आई इन्होंने लूटने का काम किया, तो इसके लिए हमने तय किया है जो हरिद्वार है गंगा माई के यहाँ से शुरुआत करेंगे। कहाँ सरकार कुछ ऐसा क्या कर रही है? सरकार ने 20 फरवरी यहाँ से जाएंगे, मुख्यमंत्री के आवास पर बैठेंगे, पैदल जाएंगे यहाँ से। मेरे हिसाब से होंगे 5000 किसान होंगे जो चलेंगे यहाँ से। मुद्दा यही है कि किसान का कर्जा माफ हो, किसान का गन्ने का भाव बढ़े, किसान का 14 दिन में पेमेंट मिले, जो किसानों की समस्या उनको लेकर के हम लड़ाई लड़ें। संजय पंडित हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। संजय, किसानों की दरअसल प्रॉब्लम क्या है, वो किस समस्या का समाधान चाहते हैं? देखिए कुंदन, किसान अपनी मांगों को लेकर समय समय पर आंदोलन करते हैं और समय समय पर यही मांग करते हैं कि जो उनकी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो। हालांकि उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर अब जो किसान यूनियन के नेता हैं अम्बावत, उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि देहरादून राजधानी तक एक पद यात्रा निकाली जाएगी और जो किसानों की मांगे हैं
उनको कहीं ना कहीं मंगवाने का काम किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जो उनकी मुख्य मांगे हैं, जिस तरह से इनका कर्ज माफ हो और जो गन्ने का रेट है उसे बढ़े और जो उनका बिल भुगतान है वो जल्द से जल्द हो। अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो लगातार ही जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा। और जिस तरह से इन्होंने एक ऐलान किया है कि हरिद्वार ही नहीं, जो अन्य जनपद है, तमाम जनपदों से एक यात्रा निकाली जाएगी और राजधानी में सरकार यानी विधानसभा का घेराव किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी सरकार इनकी मांगों को किस तरह से बांधती है और किस तरह से इनकी मांगे पूरी की जाती है। कुंदन, बिल्कुल संजय पंडित बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे बातचीत करेंगे। तो किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है, उनकी मांगे नहीं मानी गई, गन्ने का भुगतान वक्त पर नहीं किया गया, गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए गए, तो सरकार के खिलाफ आंदोलन किसान यूनियन करेगा। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में 8 महीने के बच्चे के अपहरण के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बच्चे को 36 घंटे के अंदर बरामद कर लिया है। पुलिस की इस कार्रवाई की हर ओर सराहना हो रही है। सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने पुरानी सब्जी मंडी में पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में पुलिस प्रशासन की प्रशंसा करते हुए सलामी दी। वहां मौजूद लोगों ने कहा कि एसएसपी अजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने बेहतरीन काम किया है। इस प्रशंसनीय काम से आम जनता के बीच पुलिस विभाग के प्रति विश्वास बढ़ा है। उत्तराखंड पुलिस ने एक बार फिर उत्तराखंड का नाम रोशन किया। निश्चित रूप से पुलिस को, उत्तराखंड की पुलिस को मित्र पुलिस जो कहा जाता है, मित्र पुलिस कहना ही शब्द नहीं, करके भी दिखाया। निश्चित रूप से हम उत्तराखंड वासी अपने आप को बहुत बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इतना उत्साहित महसूस कर रहे हैं कि जो कार्य 36 घंटे के अंदर हमारे कप्तान साहब ने किया, अजय कुमार जी ने, माँ गंगा उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें और ठीक इसी प्रकार से वो पुलिस का नाम रोशन करते रहें, अपने जो कर्तव्य हैं उनका पालन करते रहें। जिस प्रकार से अभी उन्होंने हाल ही के अंदर हरिद्वार के अंदर आकर उन्होंने जब से कमान संभाली है, तो निश्चित रूप से जो नशे के कारोबारी है उनमें भय का माहौल धीरे धीरे पनपता जा रहा है। हरिद्वार में लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देश के बाद हरिद्वार के सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि एसएसपी को शहर और देहात में मॉडिफाइड साइलेंसर और बुलेट बाइक से तेज आवाज करने वालों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद हरिद्वार, ज्वालापुर, कनखल और सिडकुल में मॉडिफाइड साइलेंसर और यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कई बुलेट मोटरसाइकिल सीज कर चालान किया गया है। मुख्यालय स्तर से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें नाबालिगों द्वारा वाहन का प्रयोग, इस पे अंकुश लगाए जाने की प्रभावी कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में हमारे द्वारा भी जनपद स्तर पर यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सेक्शन 199A MV एक्ट के तहत 25,000 चालानी धनराशि है, वह अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई भी है। हमारे द्वारा समय समय पर अपील की गई है अभिभावकों से कि बच्चों को, नाबालिग बच्चों को वाहनों का प्रयोग ना करने दें, परंतु अभिभावकों द्वारा पुलिस के साथ उलझा जा रहा है और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। तो मेरी अपील है अभिभावकों से कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, वह अपने बच्चों को अनावश्यक रूप से वाहनों का प्रयोग ना करने दें, क्योंकि ये ट्रैफिक नियमों के खिलाफ है और आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए भी यह बहुत जरूरी है। रुड़की के घोसीपुरा गांव में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से जमकर पथराव किया गया। इस दौरान फायरिंग भी की गई। बताया जा रहा है कि इस घटना में 7 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर है। घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है। फिलहाल गांव में भारी तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से विवाद चला रहा था। का रहने वाला हूँ। जी क्या है पूरा मामला? बच्चे वहाँ के बच्चों का रौला था, उस पर रौला होते के साथ ही मतलब छोड़ छुटा कर गए। उन्होंने ठा कर लठ बजाना शुरू कर दिया। लठ बजाने के बाद चफरा कोठा पर ले बंदूक चढ़ गए, जिन पर इन पर 5-6 लाइसेंस भी हो और इन्होंने पूरी गोली बजाई। 3 जागतों को मारो को गोली लगी। गोली एक मुन्ने न चलाई जी, एक वो जो बाबू न चलाई, एक अहबाब न चलाई और जी एक मोहम्मद उन्न चलाई और जी एक बाबू हसन उन्न चलाई, एक बाबू हसन के लमडे न चलाई। उस वो कहाँ हारून हाँ जी, पथराव भी बहुत है आज।
अनिल सैनी हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए रुड़की से जुड़ गए। अनिल, क्या हुआ है और अब पुलिस क्या एक्शन ले रही है? बताना चाहूंगा, रुड़की के घोसीपुरा का ये मामला है जहां पर दो पक्षों में मामूली विवाद को लेकर पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। इसको देखकर विवाद हो चुका है और विवाद इतना बढ़ गया है कि अगर बात करें विवाद की तो वहां पर पुलिस फोर्स लगानी पड़ी है और पुलिस फोर्स इतनी भारी मात्रा में वहां पर लगानी पड़ी रात को ही, क्योंकि दोनों पक्षों में लाठी डंडे और गोलियां तक चल गई। हालांकि अगर बात करें घायलों की तो घायल दोनों पक्षों के ही व्यक्ति हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अभी की अगर बात करें तो मंगलौर पुलिस का कहना है जहाँ पर ये घटना हुई है कि अभी मामले को जो है संज्ञान में लेकर अच्छे तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों पक्ष जो है आपस में इतनी जोर से भिड़े थे कि आपस में जो गोलियां चली हैं, जो धारदार हथियार चले हैं, उनको देखते हुए पुलिस का पहरा जो है लगातार वहां पर पसरा हुआ है। जी गुंतन, शुक्रिया अनिल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और ट्रेनों पर लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, जिसे देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी पुलिस जागरूकता सप्ताह मना रही है। जीआरपी डीआईजी ने खुद इस अभियान की कमान संभाली है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर जीआरपी डीआईजी रेणुका और जीआरपी एसएसपी डीडी पाल के नेतृत्व में जीआरपी पुलिस ने यात्रियों को जागरूक किया। इस दौरान जीआरपी डीआईजी रेणुका ने कहा कि उत्तराखंड के सभी रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 200 से ज्यादा ट्रेनें आती हैं। अब इन ट्रेनों में महिलाओं के साथ होने वाली घटनाएं बढ़ी हैं, साथ ही चोरी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। इसलिए लोगों को इन अपराध के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। यात्रा करते समय ध्यान रखें, मिल करके मैम के साथ एक ही है जिसमें कि कर रहे हैं, तो आप जब वॉशरूम वगैरह यूज करते हैं या इधर उधर उतर के रेलवे के दे या आरपीएफ को दे, क्योंकि वो कोई आपत्तिजनक चीज या कोई ऐसा कोई सामान भी हो सकता है जिससे आगे बड़ा खतरा पैदा हो। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता तो आप फोन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। बाकी मैडम आप जो है गैरकानूनी के शिकार हो सकते हैं। यात्रा करते समय ध्यान रखें, मिल करके मैम के साथ एक ही है जिसमें ट्रेन्स आते हैं हमारा रेलवे स्टेशन पे। सो हमको